नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। अपन बात कर रहे थे क्लास 10th का जो मैथ का सब्जेक्ट है उसका पहला चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर ली है। आज अपन बात करेंगे आपकी एक्सरसाइज 1.2 है उसके बारे में समझेंगे। बहुत ही आसान से तरीके, बहुत ही बेसिक से तरीके से अपन दो ही तरीकों से पूरे सवालों को सभी इसके इस प्रकार के सवाल कोई सा भी आ जाए आप आसानी से कर पाएंगे। तो कौन से वो तरीके हैं, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, हम उसको बेसिक के साथ में समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी एक्सरसाइज 1.2 है उसको समझते हैं। यहाँ पे अपरिमेय संख्याओं के बारे में यह एक्सरसाइज है। हमने सबसे पहले इस एक्सरसाइज जब चैप्टर स्टार्ट किया था हमने वहां पर बिल्कुल बेसिक जो समझा था, संख्याओं के बारे में भी हमने समझा था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है, आपको संख्याओं के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है या फिर संख्याएं आपको ज्यादा प्रॉब्लम कर रही है समझने में, तो आप वो वीडियो जरूर देखिएगा। आपको सारा का सारा जो है बेसिक वो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम बात करते हैं। यहां पे देखिएगा हमारी अपरिमेय संख्या है। देखिएगा पहले मैं आपको बता देता हूं अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। अपरिमेय संख्या हम कहते हैं जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे हो गया, मान लो √2 है, √3 है, √5 है, या किसी के भी साथ में आ जाए, जैसे 5 √2 हो गया। ऐसे किस तरह से आ जाए, जैसे मान लो आ गया 3 + √2। तो ये सारी क्या है, अपरिमेय संख्या है। अंडर के अंदर ऐसी संख्या आ जाए जिसका हम क्या नहीं निकाल सकते, पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकाल सकते, वो सारी संख्याएं अपरिमेय होती है। अपरिमेय का मतलब होता है इसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते। किसके रूप में नहीं लिख सकते, इस रूप में आप नहीं लिख सकते इसको। तो उन संख्याओं को हम क्या कह देते हैं, उन संख्याओं को हम कह देते हैं अपरिमेय संख्या। अब देखिएगा आपको सवाल में ये पूछा जाएगा, आपको प्रूफ करके ये बताना है, आपको सिद्ध करके ये बताना है कि ये अपरिमेय संख्या है। जैसे मान लो सिंपल सी बात करें, ये मेरे पास एक मार्कर है, पेन है, आपको ये प्रूव करके बताना है कि ये पेन है। मतलब ऐसा सिंपल सा सवाल आपसे पूछा गया है। तो देखिएगा हमारे पास दो ही तरह के सवाल हैं। टाइप फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट टाइप में आपसे पूछे जाने वाले सवाल हैं वो कुछ इस तरह से पूछे जाएंगे। जैसे आपसे पूछा जाए √2 एक परिमेय संख्या है, √3 एक परिमेय संख्या है, √5 एक परिमेय संख्या है, √7 एक परिमेय संख्या है। मतलब एक ही √ में आपको संख्या दी हुई हो और आपसे ये पूछे कि ये सिद्ध करके बताइएगा कि ये परिमेय संख्याएं हैं। ये आपको सिद्ध करके बताना है ये परिमेय संख्याएं हैं। इस तरह से कोई भी √ के अंदर एक ही संख्या दी हुई हो तो आपको ये एक टाइप का फर्स्ट टाइप का सवाल हो गया। ये करने का तरीका हम देखेंगे। दूसरा, उसके बाद में हमारा सेकंड टाइप जो है, इसके अंदर आपको क्या है, इसके साथ में कुछ गुणा में या ऐसे दे सकता है। जैसे मान लो लिखा हुआ है 5 √2, ठीक है, इस तरह से। या फिर लिखा हुआ है 3 + √5, इस तरह से। 7 - 2 √3, इस तरह से कोई गुणा में, भाग में, या फिर आ जाए मान लो जैसे 1/√3, इस तरह से कोई भी संख्या लिखी आ जाए। तो इस तरह की जो भी संख्या लिखी होती है उसको हम सेकंड वाले तरीके से सॉल्व करेंगे। आपको पूरी एक्सरसाइज में किसी भी तरह का सवाल दे दे, या तो इस तरह का होगा, इस टाइप का होगा, या सेकंड टाइप का होगा, दोनों ही सवाल अपन एक एक तरीका। अगर आपको एक ही सवाल इसमें समझ में आ गया एक तरीके से, तो इस टाइप के सारे सवाल बस वैसे के वैसे ही होते हैं, कुछ भी चेंज नहीं है, सिर्फ आपको संख्या चेंज करनी है। जैसे यहाँ पर √2 लिखा है तो √3 का आ जाए तब आपको 3 के लिए करना है, 5 आ जाए तो 5 के लिए करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। ऐसे ही यहां पे आ जाए सेकंड टाइप, बहुत इजी है ये, तो उससे भी इजी टाइप का है। यहां पर भी आपको सिर्फ संख्या चेंज करनी है, बाकी कुछ नहीं करना। सवाल थोड़ा थ्योरेटिकल होगा, मतलब आपको लैंग्वेज ज्यादा लिखनी होगी, तो थोड़ा सा आपको अच्छे से ध्यान देना है। बस एक बार आपको लैंग्वेज समझ में आ गई, सभी के सभी सवालों में वही लैंग्वेज लिखनी है। लैंग्वेज लगभग दोनों ही सवालों में सेम है, तो थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं, प्रश्नावली को स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को, और सबसे पहला सवाल देखते हैं। वैसा ही सवाल देखिएगा, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। फर्स्ट टाइप का जो सवाल है वैसे टाइप का है, एक ही तरीके से। यहां पर कोई भी आ जाए, √3 पूछ ले, 2 पूछ ले, 5 पूछ ले, 7 पूछ ले, तो एक ही तरीके का सवाल है। और इसको करने का तरीका क्या है वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले आपको ये लिखना है, जो आपको दिया हुआ है ये सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या। हम इसका उल्टा मानेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, माना √5 एक परिमेय संख्या है। कौन सी है, परिमेय संख्या है। और आपको पता है परिमेय संख्या होती है तो उसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसे p/q लिख दो या a/b लिख दो, आप लिख सकते हैं, के रूप में लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। और जहां
ए तथा बी सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या का मतलब होता है दो ऐसी संख्याएं जो किसी भी पाड़े से आपस में नहीं आता है, मतलब कोई सी का भी एक के अलावा कोई विभिन्न गुणनखंड नहीं है, मतलब ऐसा एक का ही भाग जाएगा। दोनों संख्याओं में सिर्फ एक ऐसी संख्या है जिसमें दोनों में ही भाग चला जाए, वो एक है, इसके अलावा कोई भी संख्या नहीं है। ठीक है, ये आपको हर सवाल में ऐसे लैंग्वेज लिखनी है, हर सवाल में आपको लिखनी है। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना है, यहां पे देखिएगा तो मैंने यहां पर लिख लिया a बटे b बराबर, मैंने क्या लिख लिया √5, यानी हमने कहा ना a बटे b के रूप में लिख सकते हैं इसको, तो हमने लिख लिया a बटे b बराबर √5। ठीक है, अब हमने क्या किया, b इधर भाग में है, इधर जाएगा तो गुणा में, तो आप सिंपल सा इसका क्या कर दो, पक्षांतर कर दो, ये आ जाएगा √5b। अब हम क्या कर देते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में या दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग यानी स्क्वायर कर देते हैं, तो a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर। √5 का स्क्वायर क्या होता है, किसी भी संख्या का आप स्क्वायर करो, जैसे √5 का आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो इसको ऐसे लिखते हैं √5 इंटू √5, और ऐसा जब भी लिखा है √ के अंदर तो वो संख्या √ के बाहर आ जाती है, यानी किसी √ की संख्या का वर्ग करते हैं, अगर कोई संख्या वर्गमूल में यानी √ में लिखी हुई है उसका वर्ग करते हैं तो वो संख्या √ के बाहर आ जाती है, क्या आ जाती है, √ के बाहर। तो ऐसा ही √5 का वर्ग करेंगे तो 5 आ जाएगा, और b का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर। अच्छी तरह याद रखना, सिर्फ b मत लिखना, यहाँ पे b स्क्वायर होगा क्योंकि b का भी स्क्वायर करना है। इसका मतलब क्या हुआ, 5 को इधर लेके आएंगे तो 5 इधर क्या आएगा, भाग में, मतलब क्या है, यहां a स्क्वायर जो है, a स्क्वायर 5 से क्या है, विभाजित है, मतलब इस a स्क्वायर में 5 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा, क्योंकि ये इधर आएगा तो a के भाग में आएगा, ठीक है, और 5 का भाग चला जाएगा, विभाजित है, तो a भी 5 से विभाजित होगा, a भी क्या होगा, 5 से विभाजित। अगर किसी संख्या के वर्ग में, अगर किसी संख्या के वर्ग में किसी संख्या का भाग जा रहा है, जैसे मान लो हमने लिखा है 125, और 125 में आपको पता है 5 का भाग जा रहा है, 125 की जगह अपन लिख लेते हैं 25 लिख लेते हैं। अगर 25 में 5 का भाग जा रहा है तो 25 का वर्गमूल क्या होता है, 5, यानी किसी संख्या का स्क्वायर है, उसमें 5 का भाग जा रहा है तो 5 में 5 का भाग जाएगा। मतलब कहने की बात यह है, अगर मान लो किसी संख्या का स्क्वायर है हमारे पास और वो संख्या भी है, स्क्वायर भी है और संख्या भी है, जैसे मान हमने 4 का वर्ग लिखा 16, ये किसका वर्ग है, 4 का, तो इसमें भी 2 का भाग जा रहा है तो इसमें भी 2 का भाग जाएगा ही जाएगा। किसी संख्या के वर्ग में 2 का भाग जा रहा है, जैसे 4 है, ये 4 का वर्ग है, इसमें 2 का भाग जा रहा है तो संख्या में भी 2 का भाग जाएगा। तो ये हमने लिखा है a स्क्वायर 5 से विभाजित है, मतलब 5 का भाग जा रहा है तो a में भी 5 का भाग जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं, अगर मान लो 5 का भाग जा रहा है तो हम ये लिख सकते हैं कि a को हमने लिख दिया 5c, इसका मतलब 5 इधर आएगा तो a में भाग जा रहा है, ठीक है, और इसको हमने कह दिया समीकरण नंबर 1, इसको हमने क्या कह दिया, समीकरण 1। अब इसका भी दोनों तरफ वर्ग कर लेते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ इसमें भी क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं। तो वर्ग करने पर देखिएगा क्या होगा, यहां पे वर्ग करने पर देखिएगा क्या होगा, तो a का वर्ग करेंगे, a का स्क्वायर हो गया a स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर करेंगे यानी 5 इंटू 5, 5 का स्क्वायर करेंगे 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 कितना होता है, 25। 5 का वर्ग क्या होता है, 5 का वर्ग मतलब ये 5 का वर्ग हो गया, कितना होता है, 25। तो यहां पे 5 का स्क्वायर लिखा मैंने 25 और फिर लिख दिया c स्क्वायर। अब मैंने क्या किया, ये हमारी समीकरण नंबर 2 होगी। मैंने क्या किया, यहां समीकरण 1 से मान रख दिया, 1 से मान रखने पर, अगर मैं यहां समीकरण 1 से मान रख देता हूं तो देखिएगा क्या होगा, मैं a स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूं, देखो a स्क्वायर है, a स्क्वायर की जगह 5b स्क्वायर लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता। देखिएगा यहां पे a स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 5b स्क्वायर, a स्क्वायर की जगह 5b स्क्वायर, तो लिख लेते हैं यहां पे a स्क्वायर की जगह 5b स्क्वायर, मैंने a स्क्वायर की जगह लिख दिया 5b स्क्वायर बराबर 25c स्क्वायर। अब मैं 5 को इधर लेके जाऊं तो क्या हो जाएगा, b स्क्वायर बराबर 25c स्क्वायर बटे 5, और आपको पता है ये इससे कट जाएगा, ठीक है, कट जाएगा पूरा पूरा 5, और ये कितनी बार
5 बार। कितनी बार कट गया? 5 बार। तो इसको अब आगे हल करें तो हमारा आंसर आ जाएगा इससे। ठीक है, अब तो हमारे पास क्या आ गया? अब हमारे पास आ गया बी स्क्वायर बराबर क्या आ गया? 5c स्क्वायर। अब यहां पर भी देखो 5 को इधर लाएंगे इसके भाग में आएगा, तो यहां पर क्या है? बी स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो आपको पता है स्क्वायर विभाजित है तो संख्या भी विभाजित होगी, यानी बी भी 5 से विभाजित होगा। अब हमने क्या कहा है? शुरू में हमने कहा है, ये देखो हमने ये किया है, यहां भी ये भी कहा है कि ए भी है वो भी 5 से विभाजित हो रहा है और बी भी 5 से विभाजित हो रहा है, मतलब ए में भी 5 का भाग जा रहा है, बी में भी 5 का जा रहा है। लेकिन हमने स्टार्टिंग में क्या कहा था? हमने ये कहा था ए और बी से अभाज्य संख्या, मतलब कोई भी ऐसी संख्या नहीं है एक के अलावा जिसमें भाग चला जाए। इसका मतलब हमने जो बात कही है वो स्टार्टिंग में गलत है। यानी हम क्या लिखेंगे यहां से? परंतु अतः ए तथा बी का एक अभाज्य गुणनखंड या उभयनिष्ठ गुणनखंड, सॉरी, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, जो कि एक उभयनिष्ठ क्या है? हमने कहा था सहअभाज्य संख्या का मतलब एक के अलावा दोनों संख्याओं में किसी भी एक ही संख्या का दोनों संख्याओं में भाग नहीं जाएगा, लेकिन यहां पे जा रहा है जो कि हमारी कल्पना का विरोधाभास है। क्या है? विरोधाभास है। अतः जो कि हमारी कल्पना का क्या है? विरोधाभास, मतलब बिल्कुल गलत है। जो हमने स्टार्टिंग में माना था कि √5 एक परिमेय संख्या हमने माना था, जो हमारा क्या है? बिल्कुल गलत है। तो अतः इससे निष्कर्ष निकलता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। बस ये आपको पूरी लैंग्वेज लिख के इस तरह से सवाल करना है। जरा देखिएगा दोबारा से हमने क्या किया यहाँ पे, देखिएगा वापस से इसको समझिएगा क्योंकि थोड़ा बड़ा सवाल है तो हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो जाए। तो सबसे पहले आपको जो भी संख्या दे रखी है उसको ये मानना है, अगर ये दे रखा है, जैसे यहाँ पे ये दे रखा है कि √1 क्या दे रखा है आपको? √1 5 एक अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या दे रखी है तो हमें ये मानना है कि ये एक परिमेय संख्या है। क्या मानना है? एक परिमेय संख्या। अगर कोई भी परिमेय संख्या होती है तो उसको हम क्या कर सकते हैं? a/b के रूप में लिख सकते हैं। कौन से रूप में? a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहां a और b क्या है? सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य का मतलब दोनों संख्याओं में a और b में दोनों में एक की संख्या किसी भी संख्या का भाग दें तो सिर्फ एक का भाग देगा, इसके अलावा नहीं जाएगा, अगर ये परिमेय संख्या है तो, नहीं तो फिर परिमेय संख्या नहीं। तो हमने ये मान लिया a/b बराबर √5 मान लिया। फिर हमने क्या कहा? a बराबर b इधर भाग में था, इधर गया तो गुणा में। फिर दोनों तरफ हमने वर्ग किया तो a का स्क्वायर a स्क्वायर होता है, √5 का स्क्वायर 5 होता है, b स्क्वायर का b स्क्वायर होता है। यहाँ पर एक समीकरण। अब ये कहा है कि अगर इस 5 को इधर लेके आएंगे भाग में आएगा, मतलब क्या है? a स्क्वायर में 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा। ठीक है, तो a स्क्वायर 5 से विभाजित है तो a भी क्या होगा? 5 से विभाजित होगा, क्योंकि किसी संख्या का वर्ग, ये देखो इसका क्या है? ये वर्ग है। ठीक है, अगर वर्ग में भी 2 का भाग जा रहा है तो संख्या में भी 2 का भाग जाएगा। कोई भी ऐसी संख्या हो जिसमें वर्ग में भाग जा रहा है किसी संख्या का तो उस संख्या में भी भाग जाएगा। ठीक है, तो ये है। तो अब हमने क्या माना है? अगर इसमें भाग जा रहा है तो a बराबर 5 ही मान लिया कि यानी a इधर आएगा तो 5 से विभाजित है और इसके बराबर एक संख्या आ रही है, जो आंसर आ रहा है वो c है। अब हमने क्या फिर से इधर दोनों तरफ क्या कर दिया? वर्ग कर दिया। जैसे ही दोनों तरफ वर्ग किया तो देखो क्या आ गया? a स्क्वायर बराबर 25c स्क्वायर, और समीकरण 1 से मान रखा, a स्क्वायर की जगह 5b स्क्वायर रख सकते हैं। यहां से a स्क्वायर की जगह 5b स्क्वायर रखा तो मान हमारा आ जाएगा 5b स्क्वायर बराबर 25c स्क्वायर। 5 को इधर ले जाएंगे भाग में तो ये आ जाएगा 25 से 5 कटेगा पूरे 5 बार, तो ये आ जाएगा b स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर। इसका मतलब फिर से ये 5 को इधर लाएंगे, ये भाग में आएगा, फिर से 5 को इधर लाएंगे, किस में आएगा? भाग में आएगा। इसका मतलब b स्क्वायर भी किससे विभाजित होगा? 5 से। अगर b स्क्वायर 5 से विभाजित है तो b भी क्या होगा? 5 से विभाजित होगा।
तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि ए और बी दोनों ही एक ही संख्या से विभाजित हो रहे हैं। किससे? 5 से। लेकिन हमने स्टार्टिंग में कहा था ऐसी कोई संख्या नहीं है, ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसमें ए में भी उसका भाग चला जाए, बी में भी जाए, लेकिन यहाँ पे जा रहा है किसका? 5 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। किसका? गुणनखंड है, मतलब दोनों ही संख्या में ए में भी 5 का भाग जा रहा है, बी में भी 5 का भाग जा रहा है। इसका मतलब हमने जो शुरू में जो माना था वो क्या है? कल्पना हमारी गलत है, यानी वो विरोधाभास है। मतलब जो हमने माना था वो बिल्कुल उल्टा है, यानी जो संख्या हमने परिमेय मानी है वो परिमेय ना होकर क्या होगी? अपरिमेय होगी। तो इसलिए हम क्या कहेंगे? √5 एक परिमेय संख्या है। अब आपको √5 की जगह √2 दे सकता है, 3 दे सकता है, बस अपने अनुसार यहाँ पे संख्या चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे ही सवाल में दिया हुआ है अपने अनुसार यहाँ पर क्या कर लो, एक संख्या को चेंज कर लो, आपका सवाल हो जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पर √2 दिया होता तो फिर पूरा सवाल 2 की जगह चलता, 5 की जगह 2 आ जाता, और जहां 5 का वर्ग 25 हो रहा है, जहां 5 का वर्ग √5 का वर्ग 5 हो रहा है, वहां √2 का वर्ग 2 होता, और 2 का वर्ग जहां 5 का वर्ग 25 हो रहा है वहां 2 का वर्ग 4 होता। बस इतना सही चेंज करना है, बाकी आपको शब्द इसी तरह ही लिखने हैं सारे के सारे, उसमें कोई भी चेंज नहीं करना है। तो ये हमारा पहला सवाल था। ठीक है, दूसरा सवाल देखिएगा। अब दूसरा और तीसरा सवाल जो है सेकंड टाइप के सवाल हैं, और ये बहुत आसान है, ये बहुत आसान है, वास्तव में ये बहुत आसान है। अगर आपको ये बड़ा लिखा हुआ दिख रहा है ना, तो इससे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये उससे आसान सवाल है, और इससे छोटा भी है, आसान भी है और उससे छोटा भी है। तो देखिएगा हम यहाँ पर मानना तो उसी तरह है, ये अगर आपको संख्या दे रखी है अपरिमेय संख्या, तो सबसे पहले लिखेंगे माना 3 + 2√5 एक क्या है? परिमेय संख्या है। तो इसे a/b के रूप में व्यक्त कर सकते हैं या लिख सकते हैं, कोई भी आप लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। तो लिख देते हैं। अब आपको वो से अभाज्य वाली संख्या पहले टाइप में लिखनी है, बस वो एक साइन यहाँ पे हटा देनी। a/b बराबर क्या हो गया? 3 + 2√5। यहाँ मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अपने को क्या करना है, एक तरफ सिर्फ अंडर रूट वाली संख्या रखनी है, बाकी पक्षांतरण करके सबको दूसरी तरफ ले जाना है। और पक्षांतरण का आपको नियम याद होगा, देखो पक्षांतरण का नियम क्या होता है, अगर कोई संख्या बराबर के इधर किस में है? प्लस में, बराबर के उधर जाएगी तो माइनस में, अगर इधर माइनस में उधर जाएगी तो प्लस में, अगर इधर कोई संख्या गुणा में है बराबर के उधर जाएगी तो भाग में, अगर इधर कोई भाग में है इधर जाएगी तो किस में आ जाएगी? गुणा में, अगर कोई इधर संख्या अंडर रूट के अंदर है उधर जाएगी तो वर्ग में, और इधर कोई वर्ग में है उधर जाएगी तो अंडर रूट में आ जाएगी। ये पक्षांतर के नियम है, इस नियम को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। पक्षांतर करते यही नियम अभी यहाँ पर लगाएंगे, देखिएगा। अब देखो 3 को इधर लाएंगे, 3 ये किसका है? प्लस का, पीछे वाला चिन्ह नहीं देखना है, वास्तव में 3 प्लस का है, माइनस की संख्या के आगे चिन्ह लगा होता है माइनस का। तो हम क्या किया हमने यहाँ a/b बराबर b को जैसे 3 को इधर लाए ये माइनस का हो गया, इधर क्या बचा हुआ है? 3 को इधर लाए, 3 इधर प्लस का था, इधर आया माइनस का। अब ये देखो दोनों क्या है? आपस में गुणा में लिखे हुए, कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब आपस में किस में है? गुणा में, यानी मल्टीप्लाई में। उसको इधर लाएंगे तो किस में आ जाएगा? भाग। तो मैंने ऐसे लिख दिया, चाहे तो आप इसको लिख दो 1/2, क्योंकि 2 इधर भाग में आएगा, उधर गुणा में है, भाग में 1/2, या इन दोनों के बटे में 2 लगा सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर मैं यही वापस लिख के बताता हूं, तो आप ऐसे लिख सकते हो, ये 2 इसके भी भाग में आएगा, 2 इसके भी भाग में आएगा, दोनों के भाग में आएगा, ध्यान रखना, पूरी संख्या के भाग में आएगा। तो इसको आप लिख सकते हो 2b माइनस 3/2 बराबर √5, बराबर क्या है? √5। बस इतना सही होगा, ये छोटा सवाल है। तो अब हम क्या लिखेंगे? यहां लिखेंगे यदि कोई सा भी लिख लो, ये लिख लो चाहे वो लिख लो, आपकी मर्जी है, ये लिखना चाहे तो ये लिख लो, वो लिखना चाहे तो वो लिख लो। a/2b माइनस 3/2 बराबर √, ठीक है। यदि एक परिमेय संख्या है तो इसके सामने कौन है? देखिएगा हमने ये कहा a और b क्या है? यहाँ पे एक पूर्णांक है, कोई अंक है, ठीक है। और यहां से हमने ये निकाला है, इसको हल किया तो ये एक परिमेय संख्या बन गई, क्योंकि हमने मान रखा है ये परिमेय संख्या है। तो इधर वाला भाग क्या है? परिमेय संख्या में कुछ भी जोड़ो आप, परिमेय संख्या में कुछ भी अंक प्राकृत संख्या या पूर्ण संख्या आप जोड़ो, या परिमेय संख्या में परिमेय संख्या जोड़ो, गुणा करो, भाग करो, तो वापस आंसर क्या आएगा हमारा? ठीक है, जोड़ने या घटाने पर वापस परिमेय संख्या आती है। तो यदि ये परिमेय संख्या है तो √5 भी क्या होगी? 5 भी एक परिमेय संख्या होगी।
क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। लेकिन हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हमने पिछले सवाल में ही सिद्ध किया है, तो उसी प्रमेय का हम यूज करके यहाँ पे सवाल को कर रहे हैं। क्योंकि हम जानते हैं √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हमने सिद्ध किया है पीछे वाले सवाल से, वही यूज कर रहे हैं। तो क्या होगा? तो हमारी कल्पना गलत है। जो स्टार्टिंग में हमने माना था वो क्या है? गलत है। अतः क्या लिखी हुई थी हमारी संख्या? संख्या थी 3 + 2 √5, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। बस इस तरह से, ये बहुत छोटा सा। अब देखो इसमें जितने भी सवाल होंगे, बस जितने भी इसमें सवाल होंगे ना, सिर्फ क्या चीज चेंज होगा? एक पक्षांतर जो है वो तरीका चेंज हो जाएगा। बाकी सवाल आपको ये कहिए, देखिएगा सवाल में आपको सेम लैंग्वेज लिखनी है। सवाल में लैंग्वेज सेम लिखनी है। दूसरे सेकंड टाइप का सवाल है तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन यहाँ पे आपको सेम लिखनी है, बस संख्या चेंज हो जाएगी। यहाँ पे देखिएगा सिर्फ संख्या चेंज हो जाएगी, यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे संख्या के अनुसार ये चेंज हो जाएगा, यहाँ पे संख्या के अनुसार ये चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे जो संख्या है वो दी हुई है ये चेंज हो जाएगा। बाकी ये पक्षांतर का तरीका हमारा बदल जाएगा, और ये जो सवाल दिया हुआ है यहाँ पे जो सवाल है वही संख्या लिखेंगे, तो हमारा सवाल सेम के सेम टाइप के सवाल होंगे सारे के सारे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरीके से हम सारे सवाल कर सकते हैं। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? सभी सवाल कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है? इन्हीं चीजों का अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं यहाँ पे तीसरे सवाल में। यहाँ पे तीसरे सवाल में 3 सवाल हैं, और तीनों का ही तरीका आपको मैंने बता दिया, वही तरीका रहने वाला है। सेकंड टाइप के तीनों ही सवाल हैं। क्या है? सवाल सेकंड टाइप के हैं। तो पहली लाइन शुरू वाली और लास्ट वाली सेम रहेगी। क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो इसमें सिर्फ हमारे क्या है? सिर्फ हमारा जो पक्षांतर करने का तरीका है वो अलग अलग है। बाकी मैं सवाल को देखो, तीनों सवालों को करके बता देता हूं। तो सबसे पहले हमने कोई सा भी सवाल ले लेते हैं। मान लो पहला सवाल लिया है, तो माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि सवाल में क्या दिया हुआ है? सवाल में हमें ये दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि ये संख्या क्या है? अपरिमेय है। तो सबसे पहले हमने मान लिया ये परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो इसे a/b के रूप में या p/ कुछ भी लिख लो, रूप में लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं, ठीक है। तो लिख लो a/b बराबर 1/√। तो आपको क्या है? अंडर की संख्या रहनी चाहिए, ना तो वो भाग में रहनी चाहिए, ना माइनस में रहनी चाहिए, ना उसके साथ कोई संख्या होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं? दोनों संख्या को उलट देते हैं, दोनों तरफ संख्या को उलट देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो b/a कर दो, और इधर √2/1। √2/1 लिखो या √2 लिखो, सिर्फ एक ही बात है। इसको आप क्या लिख सकते हो? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, सिर्फ √2 लिख दो, क्योंकि भाग में एक का कोई मतलब नहीं है, तो √2 लिख दो। बस इतना ही करना था, ये पक्षांतर हो गया। अब वही लिखना है, वही लिखना है। यदि b/1 परिमेय संख्या है तो √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। क्या होगी? परिमेय संख्या। लेकिन हम जानते हैं, ये लाइन लिखनी है, हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी कल्पना गलत है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। बस यही तरीका आपको लगाना है।
चाहे आपसे कोई भी पूछा जाए, मैं आपको बता देता हूं लैंग्वेज आपकी सवाल में यही रहने वाली है। बस देखो पक्षांतन का तरीका हमने क्या कर दिया है, सिर्फ पक्षांतन का तरीका जो है वो चेंज हुआ है, बाकी ये लैंग्वेज वैसे की वैसी लिखी है, ऊपर वाली लाइन है वैसे के वैसे है, ठीक है, कोई भी चेंज नहीं। अब सेकंड वाला करेंगे तो वापस वही है, सेकंड वाला सवाल करेंगे तो वापस में वही वैसे ही करना है। सबसे पहले हम देखो इसका सेकंड सवाल, वही तीसरे का सेकंड सवाल है, देखिएगा। तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे, माना 7√5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, बस वही है। तो इसे P बटे Q या A बटे B के रूप में लिख सकते हैं। तो लिख दीजिएगा A बटे B बराबर क्या है, 7√5। आपको कहा है सिर्फ यहाँ रूट वाली संख्या रहनी चाहिए, बाकी इधर आ जाए, तो 7 को इधर ले आओ, 7 इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो ये क्या हो जाएगा 7B बराबर क्या हो गया, √5। बाकी वही लिखना है। अगर 7 बटे B, बाकी आपको लैंग्वेज जो है वो सेम की सेम लिखनी है। यदि A बटे 7B अगर परिमेय संख्या इधर वाली लिखते हैं, ये परिमेय संख्या है, तो इधर वाली भी परिमेय संख्या होगी। लेकिन ये हमारी क्या है, हम जानते हैं कि ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या, तो ये हमारी कल्पना गलत होती है, और वो सेम की सेम लाइन आपको यहां पर भी लिखनी है। नीचे वाली लाइन आपको सेम की सेम जो पीछे हमने लिखी थी वही लिखनी है। जैसे यहाँ पर B बटे आया था, इधर वाला भाग बराबर का लिखते हैं, ध्यान रखना, इधर वाला भाग जो है वो यहां पर लिखा जाता है। इससे पीछे वाले सवाल में भी देखो हमने ये किया था, जो इधर आ रहा है ना बराबर में, वो यहां पे लिखा जाता है, ठीक है। तो इससे हमने ये देखा, तो इसको भी आप लिख सकते हैं। और लास्ट वाला सवाल है, ये तो आप कर ही सकते हैं, सेम का सेम सवाल है ये भी। सबसे पहले तो वही लिखनी है, माना ये भी अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है, तो 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। तो इसे A बटे B के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो लिख दो 6 आगे आप लिखना चाहो तो यहाँ A और B दो पूर्णांक हैं, वो भी लिख सकते हो। अब यहाँ पे आपको अंडर रूट वाली संख्या रखनी है, तो बाकी इधर ले आओ, 6 को इधर आएगा तो 6 माइनस में आ जाएगा, उधर प्लस में, बस हो गया सवाल। बाकी सेम की सेम लिखनी है, क्योंकि ये एक तरफ अंडर रूट वाली संख्या आनी चाहिए थी आगे, अब वही लिखेंगे। यदि A बटे B - 6 एक परिमेय संख्या है, तो अंडर रूट 2 भी परिमेय संख्या होगी। लेकिन हम जानते हैं अंडर रूट 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो हमारी कल्पना क्या है, गलत है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि जो दी गई संख्या है वो क्या है, एक परिमेय संख्या है। इस तरीके से आप सवाल कर सकते हो। वो सेम की सेम आपको वापस से लाइन जो है वो पीछे वाली है वो की वो यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 1.2, बहुत ही छोटी सी एक्सरसाइज, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। और मुझे नहीं लगता आपने पहली प्रश्नावली और ये अच्छे से देखी है, तो इस प्रश्नावली का आपको एक भी नंबर कटने वाला है। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, प्रैक्टिस खुद अपने हाथ से कीजिएगा, तब आपके प्रश्नावली के पूरे में से पूरे नंबर आसानी से निकाल पाएंगे। जैसे ये प्रश्नावली के हमें एक्सरसाइज के नंबर निकालने हैं, वैसे ही हमें सभी एक्सरसाइजों के पूरे में से पूरे नंबर निकालकर हमारा जो टारगेट है ड्रीम 100 यानी 100 में से 100 नंबर लाना, वो अपन अचीव कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।